नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव के बाद में जो हालात बने हैं और पीडीए का जो फॉर्मूला अखिलेश यादव का हिट रहा है, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को और यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ को इतना टेंशन में डाल दिया है कि अब बहुत बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी में होने जा रहा है। लेकिन इस सब में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब पिछड़ा, दलित और ओबीसी, जिस तरह से विपक्षी दल जिस राजनीति के बारे में बात करते हैं, उसी को करने जा रही है। और उस राजनीति में योगी आदित्यनाथ फिट नहीं हो रहे। फिट कौन हो रहा है? केशव प्रसाद मौर्य। और केशव प्रसाद मौर्य 2017 के बाद से जिस तरह से परेशान है इस बात को लेकर कि कुर्सी उनको नहीं मिली मुख्यमंत्री की, तो ऐसे में बहुत बड़ी बगावत भारतीय जनता पार्टी के अंदर होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। केपी मलिक जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को कि बहुत बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और जिस बदलाव की तैयारी की जा रही है उसमें योगी आदित्यनाथ फिट नहीं बैठते, यानी कि मुख्यमंत्री ही उस राजनीति का हिस्सा नहीं होंगे आने वाले समय में, ऐसा लग रहा है। देखिए, ये इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। अगर आपको याद हो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की नीति, योगी आदित्यनाथ का भारतीय जनता पार्टी को साथ में लेके चलना सफल नहीं माना गया, सफल नहीं हुआ। और ऐसे में जो समाजवादी पार्टी का पीडीए का फॉर्मूला था, कहीं ना कहीं वो सफल हुआ। हालांकि वो केवल समाजवादी पार्टी के फॉर्मूले के ऊपर ही सारी चीजें मान ली जाए, इससे भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से संविधान की बात की थी उस टाइम पे कि 400 पार और संविधान बदलने की बात हुई थी। दूसरा, उसमें आपको याद होगा कि अमित शाह ने पार्लियामेंट के सदन में अंबेडकर जी के ऊपर टिप्पणी की थी, तो उसका एक बड़ा रिएक्शन पिछड़ों और दलितों में था, जिसका रिएक्शन उत्तर प्रदेश में आपने लोकसभा के चुनाव में देखा। लेकिन उसका सबसे बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी और गठबंधन को हुआ। तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उत्साह में है और समाजवादी पार्टी को लगता है कि दलित और पिछड़ा बड़ी तादाद में उसके साथ आ रहा है। अगर आप देखेंगे, आज समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से मुसलमानों की हितैषी और मुसलमान को साथ में लेके चलने की बात करती थी, और वो बहुत ज्यादा ध्यान मुसलमानों पे नहीं दे रही है, क्योंकि वो जानती है कि मुसलमान तो मजबूरी है, उसके साथ आएगा ही आएगा। तो ऐसे में हम पिछड़ों और दलितों को साथ में अगर लेते हैं तो सफलता हमारे हाथ आसानी से लग जाएगी। इस फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है। अब आप जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी है, वो आज ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी 2024 के बाद ही शुरू हो गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां 400 पार का सपना देख रही थी, वो बहुमत भी नहीं पकड़ पाई और उत्तर प्रदेश में ही उसका बुरा हाल हुआ। तो आप ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कभी आपने सुना है कि इंदौर की महारानी अहिल्या होलकर जो है, उनके जन्मदिन और उनकी जयंती उत्तर प्रदेश में मनाई जा रही है? क्यों भाई, क्यों? क्योंकि वो धनगर समाज से हैं, वो पाल समाज से हैं, वो गडरिया समाज से ताल्लुक रखती हैं, तो इसलिए हम उनकी जयंती भारी तादाद में उत्तर प्रदेश में मना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं पिछड़ों और दलितों को अपने साथ वापस लाने के लिए बहुत जोरदार तरीके से काम कर रही है। वो कितनी सफल होगी हमें देखना होगा। इसलिए मैं आपको एक और अंदर की चीज भी बताना चाहता हूं, जो हमारे सूत्र बता रहे, जो चर्चाएं चल रही हैं, इसी फॉर्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी किसी दलित महिला को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना सकती है। और उसमें जो जोरदार तरीके से दिल्ली में नाम चल रहा है, वो साध्वी निरंजन का है। तो इस तरह की भी चीजें भारतीय जनता पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों और दलितों को साथ में लेके चले। उसमें जो है सीएम का भी बदलाव हो सकता है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, उसमें कई मंत्री भी बदले जा सकते हैं। उससे पहले केंद्र में भी कुछ बदलाव हो सकता है। तो बहुत सारे बदलाव आपको मानसून का जो सत्र शुरू होने जा रहा है उससे पहले पहले कई सारी कहानियां प्रदेश और केंद्र में सुनाई देंगी। जी। केपी मलिक साहब, क्या लग रहा है कि 2027 के चुनाव तक चीजें खिंच भी पाएंगी, या फिर कुर्सी पहले ही छीन लेने का प्लान बनाया जा रहा है? दिल्ली दरबार ने तय कर लिया है कि पहले ही कुर्सी छीन लो ताकि जो माहौल है वो पूरी तरीके से सेट हो पाए, या फिर
2027 तक इंतजार किया जाएगा? चुनाव में ऐसा माहौल बनाने की कोशिश होगी कि देखिए हम दलितों के साथ में केशव प्रसाद मौर्य सरीके जो और भी नेता हैं उनको आगे किया जाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास हम देखते हैं, जानते हैं, और हम यहाँ फिर थोड़ा पीछे अगर हम चलें और कल्याण सिंह का जमाना याद करें, जिस तरह से कल्याण सिंह की तल्खी वाजपेयी जी के साथ हो गई थी, और उसके बाद हुआ ये था कि कल्याण सिंह जी को हटाया गया, बाद में राजनाथ जी को लाया गया और भारतीय जनता पार्टी 20-25 साल के लिए उत्तर प्रदेश से बाहर हो गई। इसी तरह के समीकरण मुझे आज हाल में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मानता है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जीतना दोबारा मुश्किल है। योगी जी के साथ कई सारी दिक्कतें हैं, जहाँ कई सारे उनके पॉजिटिव भी हैं कि वो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं, लेकिन जिस प्रकार पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में जातिवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं छींटे जो है योगी आदित्यनाथ पे पड़ते हुए दिख रहे हैं। जिस प्रकार से एक जाति उत्तर प्रदेश में बदनाम हो गई है कि ये योगी जी उस पर कोई एक्शन नहीं लेते, उसी जाति के नेता, उसी जाति के अधिकारी, उसी जाति पर सब है, तो उससे अन्य जातियां कहीं ना कहीं उसमें सत्ते में हैं, और वो इस तरह की चर्चाएं दिल्ली में भी भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी नॉलेज में है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर उनको हटाती है और उनकी जगह पे किसी को बनाती है, तो क्या वो चंद महीनों के इस समय में कुछ ऐसा माहौल बना पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आ जाए? और इसके उलट आप पीडीए और दूसरे तमाम फॉर्मूले देख रहे हैं, तो ऐसे में मुझे भारतीय जनता पार्टी की डगर थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश को अब संभालना मुझे इतना आसान नहीं लगता जितना पहले था। जी। अच्छा केपी मलिक जी, सीएम योगी आदित्यनाथ को ही दोष देना या उनको ही टारगेट करना क्या सही है? 2024 से पूरा गेम पलटा है। 2024 के जो नतीजे आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई, 33 सीटों पर आ गई, अखिलेश यादव 3 सीटें आगे निकल गए, 4 सीटें, और 37 सीटें जीत गए, तो गेम वहीं से पलटा। लेकिन उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हार हुई जो, उसका ठीकरा मोदी जी पर भी तो फोड़ा जाना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व भी तो इसके लिए जिम्मेदार है, और अगर शीर्ष नेतृत्व भी जिम्मेदार है तो कुर्सी सिर्फ योगी जी की जाएगी, ये कहां की बात? नहीं, देखिए, ऐसा है कि बलि का बकरा तो हमेशा छोटा ही बनता है। अगर युद्ध जीता जाए तो सेनापति जीतता है, और युद्ध हार जाए तो दूसरे छोटे मोटे नेताओं की कुर्बानी ले ली जाती है, छोटे मोटे लोगों की कुर्बानी ले ली जाती है। तो कुर्बानी अगर देखिए जीत कहीं होगी तो मोदी जी जीत रहे हैं, हार कहीं होगी तो जो स्थानीय नेता होगा या किसी राज्य का जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसकी जिम्मेदारी होगी। इसमें तो ये तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पुरानी कहावत और पुराना फॉर्मूला है। योगी जी छोटे खिलाड़ी नहीं है ना, योगी जी तो अब मोदी जी के कद के खिलाड़ी बन गए। अब तो बड़ा मुश्किल नहीं, हो रहा है। देखिए, वो तो जब बनेंगे, अभी तो वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री हैं। और इसमें मैं पहले ही आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दे चुका हूं, वाजपेयी जी और कल्याण सिंह के नाम पे। कल्याण सिंह जी भी कोई छोटे नेता नहीं थे, वो दलित समाज से आते थे, और उत्तर प्रदेश में उनका जो जलवा हमने देखा है, आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का, पिछड़े नेता का जलवा हमने नहीं देखा है, और उसके बाद कोई पिछड़ा नेता उभर नहीं पाया उत्तर प्रदेश में। खैर, दूसरी बात, जो सवाल आपका है उस सवाल का जवाब ये है कि उत्तर प्रदेश में आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, या 2024 में जो बड़ा झटका लगा है, उसमें गलती या जिम्मेदारी योगी की बहुत कम है, जिम्मेदारी के शीर्ष नेतृत्व की है। आप जानते हैं कि नंबर 2 और पार्टी के जो चाणक्य कहे जाते हैं, तमाम कमान तो उन्हीं के हाथ में थी। उन्होंने अपने तरीके से टिकट बांटे, अपने तरीके से चुनाव को प्रभावित किया, अपने तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, अपने तरीके से सारा समीकरण उन्होंने बनाया। तो वो जो जितना भी नुकसान उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में हुआ है, मैं तो 99% गलती दिल्ली की मानता हूं, उसमें तो योगी की कोई गलती नहीं है। लेकिन 27 में ये जो डबल इंजन की आप सरकार, कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन उल्टे खींच रहे हैं आपस में। एक उधर शक्ति लगा रहा है, एक उधर शक्ति लगा रहा है, एक तरफ नहीं लगा रहे, तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। भाई, दिल्ली और लखनऊ की तलखी किसी से छुपी हुई नहीं है, अब तो बाहर आ गई है। तमाम आपने देखा कि इलाहाबाद में कुंभ के दौरान जो घटना हुई, उस पर पीएम ने ट्वीट किया, उसके बाद चीजें हुई। कि पिछले दिनों आपने देखा कि बनारस में एक लड़की का मामला आया था, और प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पे ही तलब कर लिया अधिकारियों को। तो ये क्या जताता है? प्रधानमंत्री अगर चाहते तो मुख्यमंत्री से बात करते और उस मामले की जानकारी लेते।
कभी भी प्रधानमंत्री किसी स्थानीय अधिकारियों को बुला के इस प्रकार जानकारी लेते हैं क्या? तो ये सब घटनाएं जताती हैं कि उत्तर प्रदेश का और दिल्ली का जो मामला है वो बहुत सुधरा हुआ नहीं है, बहुत बिगड़ा हुआ है। और उसमें नुकसान अल्टीमेटली किसका होगा? उसमें नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा, निजी नुकसान किसी का नहीं होगा। और वो नुकसान मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है जिस प्रकार के समीकरण आज उत्तर प्रदेश में हैं। जी। केपी मलिक जी, केशव प्रसाद मौर्य ही रिप्लेसमेंट होंगे या फिर कोई और भी नेता आपको नजर आता है जो पिछड़ों, दलित और ओबीसी की जो राजनीति, नए दौर की राजनीति जो शुरू हो गई है, जो अखिलेश यादव पीडीए का फॉर्मूला लेके आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान से निकलकर अब इस राजनीति में प्रवेश करने जा रही है, तो उसका खेवनहार कौन उत्तर प्रदेश में आपको नजर आ रहा है? केशव ही है या फिर कोई और भी है? नहीं, देखिए, जैसे मैंने बताया, केशव मौर्य पुराने नेता हैं, पिछड़े समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। और मेरे से ज्यादा तो आपने देखा होगा, अभी पिछले दिनों अमित शाह जी वहां आए थे लखनऊ में, और उन्होंने खुद कहा कि मेरे मित्र, परम मित्र, उन्होंने उनको बताया, और वो सारी चीजें हुई हैं। तो लेकिन परम मित्र कितना हल खींच पाएंगे, कितनी फसल जो है राजनीतिक फसल लहला पाएंगे, ये भी तो देखने वाली बात है ना। तो मुझे नहीं लगता कि केशव मौर्य पे सीधे सीधे दांव अभी अमित शाह लगाएंगे। मुझे लगता है कि किसी नए व्यक्ति को लाया जाएगा, जिसमें मैंने एक जिक्र भी किया है, क्योंकि वो दो खाने भरती हैं भाई। महिला का कोटा भी वो पूरा करती है, दलित का कोटा भी पूरा करती है, नया चेहरा है, युवा है, तो पार्टी उनको उत्तर प्रदेश में बढ़ाना चाहती है। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी दांव खेला जा सकता है, और साइड में जो है केशव मौर्य और बाकी लोगों को भी भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन जब ये सारी चीजें होंगी, अगर आप योगी को हटाएंगे, किसी और को बनाएंगे, तो क्या योगी जी चुपचाप जाके गोरखपुर बैठ जाएंगे? योगी जी शांति से बैठ जाएंगे? योगी जी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे? ये कैसे होगा? तो उससे नुकसान जो होगा, उससे जो नुकसान होगा वो पार्टी का नुकसान होगा। तो इसका गुना भाग कौन करेगा? जी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि 2017 में अध्यक्ष थे, उनकी अगुवाई में लड़ा गया इलेक्शन, 312 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, और उसके बाद में जिस तरह का माहौल बना, वो ये बता रहा है कि केशव प्रसाद को अगर मौका नहीं मिला इस बार, तो वो खुद बागी हो जाएंगे। नहीं, देखिए, उसका मुझे नहीं लगता केशव प्रसाद मौर्य में इतनी ताकत है कि वो बागी हो जाए। अब आप तो यहाँ ये भी कह सकते हैं कि 2017 हो, 2014 हो या 2019 हो, अब की बार मोदी सरकार और मोदी का जादू चल रहा था। उसमें क्या किया इसका? फिर तो आपके हिसाब से अगर आप श्रेय केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं, तो केंद्र में आपको नड्डा जी को श्रेय देना चाहिए। नड्डा जी के कार्यकाल में जितने चुनाव भाजपा ने जीते हैं, आज तक तो किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में इतने चुनाव नहीं जीते गए हैं। तो मैं तो फिर नड्डा जी को सलाम करना चाहिए, और नड्डा जी को कहना चाहिए कि जब से नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब से बम बम भाजपा की हो गई है, तो फिर मोदी जी का जादू कहाँ चल रहा है? तो मेरा मानना ये है कि माना ये जा रहा है कि 17 में जो सरकार बनी है, वो मोदी जी के चेहरे पर सरकार बनी है। हालांकि वो या दिल्ली के लोगों ने तो तय कर दिया था मनोज सिन्हा को, लेकिन वो ऐसा दांव पेच कुछ चला योगी जी ने, और योगी जी बन के बैठ गए। अब योगी जी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब हटाए कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? तो ये समस्या आ गई है। और इतने कद्दावर नेता मुझे नहीं लगते केशव मौर्य के पार्टी के खिलाफ या वो किसी नेता के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन कर दें और या कोई इस तरह के निर्णय ले लें। मुझे इतना दम कम से कम केशव मौर्य में मुझे तो नजर नहीं आता। मैं निजी तौर पे ये कह सकता हूँ। अब बाकी होने को तो राजनीति में कुछ भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें आपके सामने हैं। जी। अच्छा, राजनीति में रंग से राजा और राजा से रंग बनने में देर नहीं लगती है, ये कहा जाता है। कुछ भी हो सकता है, मतलब प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है कि अगला पल राजनीति में क्या होगा, किसको क्या मौका मिल जाएगा। और केशव प्रसाद मौर्य क्योंकि तिलमिलाए पहले से बैठे हैं 2017 का, क्योंकि मैं जिक्र कर रहा था लगातार, तो 2027 में अगर उनका नंबर नहीं आता है तो वो क्या स्टेप उठाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो मौजूदा दौर की राजनीति है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो ये पूरी खटपट चल रही है, इसका फायदा क्या सीधे तौर पर अखिलेश यादव को होगा, या फिर अखिलेश यादव जो फॉर्मूला 2024 में हिट अपना कर चुके हैं, वो फॉर्मूला थोड़ा फीका पड़ जाएगा 2027 तक आते आते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कुछ वैसी ही तैयारियां कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इतना कमजोर आंकना
मुझे लगता है कि बेईमानी होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस है अभी बिहार पे है, और बिहार चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी यूपी पे और वेस्ट बंगाल पे फोकस करेगी, और उत्तर प्रदेश में वो किस प्रकार से चुनाव लड़ती है, उसकी नई रणनीति क्या होती है, क्योंकि वो अपने पत्ते सबसे बाद में खोलती है। अभी मैं तो ये कह सकता हूँ मोटे तौर पे कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कोई खास ध्यान उत्तर प्रदेश में नहीं दे रहा है। अखिलेश चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अखिलेश के लिए सिर्फ उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में वो अपना नई-नई चर्चाएँ लाते हैं और नई-नई चीज़ें उठाते हैं। अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो अखिलेश भी कोई बहुत बड़ा काम उत्तर प्रदेश में नहीं कर रहे हैं। अगर जो घटनाएँ हो रही हैं, चाहे वो इटावा की घटना हो, चाहे वो जो पीड़ित व्यक्ति थे अभी कुछ दिन पहले, वो कथावाचक जो यादव समाज से थे उनको लखनऊ में बुला के जो है सम्मान उनका करना, उनको ढोलक दान देना, ये देना, ये करना, वो भी एक सियासी तौर पे इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं और जातिवाद में बांट के वोट लेना चाह रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं मुझे कि पिछले 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में अखिलेश यादव ने सड़क पे उतर के कोई बेरोजगारों की बात की हो, कोई किसानों की बात की हो, कोई भ्रष्टाचार की बात की हो, कोई भ्रष्टाचार का कोई उन्होंने रिकॉर्ड खोला हो? जबकि मेरा मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार भरमार है, भ्रष्टाचार की भरमार है। कोई एक घोटाला अखिलेश यादव खोलने में सफल हुए हैं? उनके जो लोग हैं खाली एसी में बैठ के ट्वीट कर दें, खाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, वो इसी में अभी उत्साहित हैं बहुत ज्यादा। भारतीय जनता पार्टी सड़कों की लड़ाई लड़ती है, षड्यंत्र की लड़ाई लड़ती है, शाम दाम दंडभेद की लड़ाई लड़ती है। तो उसमें अखिलेश यादव कितना मुकाबला उनका कर पाएंगे, ये समय बताएगा। अभी बहुत समय है, अभी गंगा में पानी बहना है। आपको देखना होगा कि मायावती जी क्या निर्णय लेती हैं, चंद्रशेखर जो नए एक नेता पैदा हो गए वो क्या करते हैं, दूसरा क्या होता है जो तमाम दूसरे छोटे छोटे गठबंधन है वो क्या करते हैं। अभी बहुत सारी चीजें उत्तर प्रदेश में होनी बाकी है। मुझे लगता है कि अभी हमें इस प्रकार का विश्लेषण करने में थोड़ी सी जल्दीबाजी है, जिसका हमें इंतजार करना चाहिए अभी कम से कम बिहार इलेक्शन का। बिहार इलेक्शन के बाद तस्वीर काफी कुछ साफ हो जाएगी। जी। आपको लग रहा है, क्योंकि आपने बिहार इलेक्शन का जिक्र भी कर ही दिया, बिहार इलेक्शन एक तरह से टेस्ट है। भारतीय जनता पार्टी अगर वहां पर सक्सेसफुल होती है तो फिर उसके लिए उत्तर प्रदेश आसान हो जाएगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर लूज कर जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के चांसेस बढ़ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में भी वो लूज करे या फिर वो रणनीति अपनी बदले। क्या करेगी? देखिए, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। हालांकि बिहार में क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। दूसरा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कीचड़ वहां फैला दिया है और उस कीचड़ में वो अपना कमल खिलाना चाह रही है। कोने में उन्होंने खड़ा कर दिया है। लालू प्रसाद यादव के अलावा दूसरा ना कोई नेता दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव, लालू यादव के अलावा सब लोग अलग अलग खेमों में बंटे हुए हैं। कांग्रेस का कोई बहुत महत्वपूर्ण वहां पे स्थान है नहीं। कांग्रेस भी अपने पत्ते अभी तक खोल नहीं रही। पता चला कांग्रेस अलग राह लेके चली गई। दिल्ली की तरह और हरियाणा की तरह अगर अलग चुनाव कांग्रेस ने लड़ लिया तो वो भी लालू का नुकसान होगा। उसके अलावा जो दूसरे फैक्टर वहां काम कर रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान फैक्टर हो, चाहे मांझी फैक्टर हो, चाहे नीतीश कुमार फैक्टर हो, और चाहे अभी नए नए वहां पे पीके को भेज दिया गया है। अब कई लोगों का कहना यह है कि पीके जो है भारतीय जनता पार्टी के ही छुपे हुए रुस्तम है और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां एक माहौल बना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इतना घामाघोल कर देती है, उसको इतनी आसानी से समझना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ी मुश्किल बात है। क्या लालू यादव भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे? लालू यादव श्याम दाम दंडभेद जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उससे बाहर आ पाएंगे? जो चक्रव्यूह भारतीय जनता पार्टी वहां बना रही है उससे बाहर तेजस्वी आ पाएंगे? ये सब देखने वाली बातें हैं। उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश में तीसरा टर्म है, एंटी कॉम्बेंसी भी भारतीय जनता पार्टी की है, बाबा की नाराजगी भी है, दिल्ली लखनऊ की लड़ाई भी है। बहुत सारी ऐसे मसले हैं जिसका फायदा अखिलेश यादव को इसलिए मिल सकता है क्योंकि वो मुख्य विपक्षी दल हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल में कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो या कोई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी हो, ऐसा कोई मुझे याद नहीं आता है। क्योंकि आप ये देखिए कि 8 साल की सरकार में क्या करप्शन का कोई एक भी काम ऐसा नहीं हुआ जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव करें और 20 पन्नों की रिपोर्ट निकालें और ये कहें कि ये घोटाले हो रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या घोटाला खुद ब खुद खुल गया, उसमें समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना है? हम जैसे पत्रकारों के पास तमाम खबरें आ रही हैं वेस्टर्न यूपी से, क्योंकि मैं वेस्टर्न यूपी से बिलोंग करता हूं, कि 5-5 हजार करोड़ के घोटाले, जमीनों के दूसरे घोटाले हैं। तो इसमें समाजवादी पार्टी के लोग भी, जो पुराने समाजवादी में थे, अभी भाजपा में चले गए, इन्वॉल्व हैं, तो घोटाले खुल नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव भी सोच रहे हैं कि कल को एक क्रांतिकारी लोग हमारे ही दल में आ जाए तो हम क्यों इनके खिलाफ जाएं। तो ये राजनीति है, इस राजनीति को समझना हर एक के बस की बात नहीं है। आप अगर दिल्ली में देखेंगे, जो आम आदमी पार्टी के तमाम क्रांतिकारी थे, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री हैं। तो इसलिए इसलिए ये सब सियासी दल जनता को बेवकूफ बना के अपनी नूरा कुश्ती करते हैं, और ये सियासी रणनीति चल रही है अभी, और सियासी संग्राम है अभी। इसमें हम धरातल पे कोई बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सरकार अखिलेश की भी बन जाती है, उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में मैं बैठा हूं, कोई बदलाव नहीं आया। अरविंद केजरीवाल हट गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। पहले से भी खराब ही हो गई हैं चीजें, जरा सी बरसात होती है सड़कों पे पानी भर जाता है। तो इसलिए सब ये नूरा कुश्ती सियासी दलों की है, धरातल पे कुछ होगा मैं तो इससे नाउम्मीदी करता हूँ। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम बातचीत के लिए, और हमारे दर्शक हमें कमेंट करके बताएं कि ये जो सियासी बदलाव जा रहा है इसको वो किस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठनात्मक तौर पर, और जो हैराकी है उसमें कई स्तर पर बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह से हड़कंप मचाने वाले हैं, और क्या सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सच में खतरे में आ गई है? क्या उनके गोरखपुर वापसी का समय आ गया है? आपको क्या लगता है हमें जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।